Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. Neo Consultancy ये एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि इस वीडियो का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हमने जिस भी किसी स्टॉक या इंडेक्सेस की बात की है वहाँ पे हमने बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये डिस्क्लोजर प्लीज ध्यान में रखिए कि यहाँ पे डिस्कस किए गए सारे के सारे स्टॉक और इंडाइसेस में हमारा बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के ओपिनियन जरूर ले लीजिए। अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कल के लिए जो स्टॉक अच्छा मूव दे सकते हैं या कुछ ऐसे स्टॉक जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतर प्रूव हो सकते हैं। बट उसके पहले क्या करते हैं, एक बार निफ्टी की एनालिसिस करके देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जो निफ्टी का रेंज है, तो निफ्टी को इस पर्टिकुलर जोन में सस्टेन होना बहुत जरूरी है। और अगर निफ्टी सस्टेन हो भी जाता है तो सस्टेन होके ये पर्टिकुलर जोन को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के लिए ये पर्टिकुलर जोन में ना आपके बहुत सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेज खड़े हैं। अब कल के सेशन की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए फ्राइडे के दिन क्या हुआ ना, फ्राइडे के दिन हमने हम 20 डे और 10 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लेके रिवर्सल दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अगर सेशन देखा होगा तो मार्केट ओपन हुआ, देन गैप डाउन होके आप इसी जोन पे और यहाँ से आपने एक रिवर्सल दिया हुआ है। तो आपने 20 डे और 10 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड कर लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो अभी भी हमारा व्यू क्या बना रहेगा, न्यूट्रल। जब तक हम ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं देते तब तक हमारा व्यू न्यूट्रल है। अब ऊपर की ओर क्या हो रहा है, देखिए ऊपर की ओर ना आप 200 डेमा को डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो खड़ा है 23,568 के आसपास। सो 23,568 से लेके 50 डे का जो है ना 23,658, ये एक बहुत क्रिटिकल जोन है निफ्टी के लिए। कि देखिए यहाँ पे इस जोन पे आपका 200 डे का मूविंग एवरेज और इस जोन पे आपका 50 डे का मूविंग एवरेज है। और जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों से डिस्कस किया कि ये मूविंग एवरेज के जोन्स बहुत क्रिटिकल होते हैं मार्केट के लिए डिफेंड करने। और अब क्या करते हैं, इसमें तड़का लगाते हैं ऑप्शन चेन का। तो देखिए ये मेरे सामने ना वीकली ओआई का शीट है। अभी जैसे आपको पता है कि अगले हफ्ते एक्सपायरी होगा निफ्टी का 13 फरवरी को। तो ये मेरे सामने 13 फरवरी का ओपन इंटरेस्ट का शीट ओपन है। अगर आप देखिए ध्यान ध्यान से देखिएगा 23,600 पे एक हैवी कॉल राइटर जोन खड़ा है। मतलब 23,600 के पास पास से मार्केट एक रिवर्सल देगा, इसके चांस बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे खड़े हैं कॉल राइटर। और नीचे अगर देखने जाएंगे ना तो 23,200 पे आपका पुट राइटर है, मतलब ये आपका बेस है। यहाँ से एक ऊपर की ओर मूव आ सकता है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में ना इंपॉर्टेंट क्या है, तो 23,500 है। अब इसको हम देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ट। तो देखो 23,500 ये किसी भी लेवल किसी भी टाइम फ्रेम पे कल के लिए 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी आप इंट्राडे टाइम फ्रेम यूज करते हैं, वो टाइम फ्रेम में 23,500 आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे एक कॉल और पुट राइटर्स का एक फाइट चल रहा है। एंड इसके साथ साथ, ठीक है ना, इसके साथ साथ क्या हो रहा है देखिए चार्ट पे। तो 23,500 मतलब 23,600 जो ऊपर का जोन था कॉल राइटर का, और 23,500 इस पर्टिकुलर जोन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट एवरेज खड़ा है विच इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सही है। और किसी भी सरकमस्टेंस में अगर आपको बुलिशनेस के लिए जाना है तो मार्केट को 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग के एवरेज के ऊपर ट्रेड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलो अब लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। देखो अगर कल गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होता है तो नीचे के लेवल पे 23,500 जो मेरा ऑप्शन चेन से मालूम पड़ता है वो लेवल प्लस ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये गैप डाउन में ये फर्स्ट केस हो जाएगा। सेकंड आप आते हैं, अगर गैप डाउन होता है तो 23,440, ये एक जोन बन जाएगा आपका 477 से। एक्चुअली 477 से 440, ये 37 से 40 पॉइंट्स का जोन बहुत क्रिटिकल होगा। बिकॉज यहाँ पे आपके 20 डे और 10 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आपने 440 लेवल भी तोड़ दिया तो उसके बाद ये वाला जोन इंपॉर्टेंट, ये वाला एक जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। और अगर
गैप अप होता है तो देखो, गैप अप होता है तो किसी भी सर्कमस्टेंस में गैप अप होने के बाद जो फ्राइडे का हाई था वो सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो पहले तो 23,600 जो एक हैवी कॉल राइटर जोन है उसको सस्टेन करना है। अगर आपने इन कॉल राइटर को ट्रैप कर लिया तो ऊपर जाके जो हाई था 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 23,658, और अगर ये भी निकल जाता है तो फ्राइडे का जो हाई था 23,694। और किसी भी केस में अगर 23,700 अगर आप डिफेंड करके इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करते हैं 15 मिनट में, तो देखिए आपके पास इसके ऊपर कोई बड़ा सा कॉल राइटर नहीं है, अनलेस अनलेस अंटिल यू हैव 23 ऑन द चार्ट। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेवल समझे होंगे मैंने किस तरीके से निकाले, और हर बड़ा ट्रेडर इसी तरीके से लेवल्स को निकालता है। ठीक है। तो सीखने पे ध्यान दीजिए, आप सीखेंगे, रेगुलर वीडियोस देखेंगे, सीखेंगे तो आपको बहुत चीजें जानने मिलेंगी, और जैसा मैं लेवल निकाल रहा हूँ वैसे लेवल आप खुद भी निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जहाँ पे अगर मैं बात जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड की बात करता हूँ, तो स्विंग ट्रेड के लिए मेरे पास मंडे के लिए, कल के एक दिन के लिए ना, मेरे पास कोई फ्राइडे के दिन पे ना बहुत सारे ऐसे इवेंट शेड्यूल थे। तो एक एक तो कैसे आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है, जहाँ पे आपने पॉलिसी रेट कम किए हैं, आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया, तो मार्केट का और इंटरेस्ट रेट का ना उल्टा होता है रिलेशनशिप। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट गिरता है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट बढ़ता है। तो अब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया है तो मार्केट में इन्फ्लो आएगा। बट जब आरबीआई पॉलिसी अनाउंस करता है उस समय का देखिए आप, मार्केट एडवांस डिक्लाइन का जो परसेंटेज है ये आप देखिए कि 30% स्टॉक्स क्या आते हैं पॉजिटिव खुले थे। फिर आरबीआई की अनाउंसमेंट के बाद में ये बहुत ऊपर तक गया, 50% स्टॉक पॉजिटिव थे, एंड देन प्रॉफिट बुकिंग आया वहां से, और अप्रॉक्स सिर्फ 30% स्टॉक्स ही पॉजिटिव में बंद हो पाए थे फ्राइडे के दिन। मतलब क्या हुआ कि ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने मिला आपको। तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे स्टॉक्स का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया। बट फिर भी क्या हुआ, हमने रिसर्च करके हमारे डेटा से हमने क्या किया, दो स्टॉक आपके लिए निकाल के रखे हैं। अच्छा, मैं स्टॉक्स पे आऊँ उसके पहले एक और बात, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट करते हैं, उनके डाउट्स को हम यूजुअली डिस्कशन में लेते हैं। तो हमारे यूट्यूब के वीडियो पे ना, पिछले वीडियो में जो कमेंट आए थे उसमें से एक कमेंट था अंकित शर्मा जी का, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इनका कमेंट ऐसा था कि स्टॉक कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाए या स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो अगर आप यहाँ पे कमेंट्स अगर देख सकते हैं, थोड़ा लोड होने दीजिए इसको। जी देखिए, यहाँ पे अंकित मिश्रा जी ने पूछा है हमसे कि किस तरीके से स्टॉक को सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए, स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं किसी एक तरीके से आपको आंसर दे नहीं सकता, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम स्टॉक्स को उसके ऑल टाइम हाई के आसपास भी लेते हैं, हम स्टॉक्स को उसके ऑल टाइम लो के आसपास भी लेते हैं, हम उसको मिडल में भी लेते हैं, ठीक है ना, कहीं पे। तो बहुत सारे ऐसे स्कैनर हैं, बहुत सारे ऐसे स्क्रीनर हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखनी पड़ती हैं। बट हाँ, मैं आपको एक बेस्ट चीज कहता हूँ, अगर आपको बेस्ट तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आप फोकस कीजिए कि वो स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास का ब्रेकआउट देते हैं। बेसिकली ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है ना कि ऑल टाइम हाई के आसपास आपको सेलर्स नहीं दिखते, तो जहां सेलर कम है उनके ऊपर आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, आपको डेफिनेटली मुनाफा अच्छा मिलेगा। बाकी जिनको बेसिक्स सीखना है मार्केट का, तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे एप्लीकेशन में हमने एक बेसिक कोर्स देकर रखा है फ्री में, जहां पे आपको एटलीस्ट मार्केट का बेसिक समझ में आएंगे कि किस तरीके से प्राइस डिस्कवरी होता है और किस तरीके से आप स्कैनर बना सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ा के, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करके डिस्कशन पे आते हैं, और डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टॉक पे हमें ध्यान देना चाहिए कल के सेशन के लिए। तो कल के सेशन के लिए हम क्या करेंगे, दो स्टॉक्स को फोकस करेंगे। जी, पहला स्टॉक है हमारा जेएम फाइनेंशियल्स। चार्ट को लोड होने देते हैं 2 मिनट। जी, बढ़िया। जी, तो देखिए, जेएम फाइनेंशियल्स की अगर बात करेंगे तो जेएम फाइनेंशियल्स ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। और फ्राइडे को जो आरबीआई ने रेट कट किए हैं, तो रेट कट से क्या होगा ना, बैंकिंग स्टॉक्स को फायदा देखने मिलेगा कि अब देखो इंटरेस्ट का रेट कम होगा तो लोग जाएंगे बैंक में और लोन लेंगे। मतलब एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, मार्केट में पैसा घूमना चालू होगा धीरे धीरे। तो ऐसा है कि जेएम फाइनेंशियल ने फ्राइडे के दिन पे एक अच्छा सा मूव दिखाया हुआ है, और अब ये अपने क्रिटिकल एक सप्लाई एक एक डिमांड जोन से ऊपर आके एक सप्लाई जोन के आसपास आ रहा है। देखिए, डिमांड जोन क्या होता है, तो वो जोन जहां से आपको बाइंग आता है, और सप्लाई जोन क्या होता है, जहां से एक सेलिंग आता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है।
तो आपने क्या किया, ये एक डिमांड जोन से आपने मूवमेंट दिखाया और अब आप सप्लाई जोन के आसपास आ रहे हैं। तो जेएम फाइनेंशियल स्टॉक में क्या हो सकता है कि एक कल फ्राइडे के हाई के ऊपर आप बाय करके एक ये जोन के ऊपर तक का टारगेट रख सकते हैं कि अगर किसी भी सर्कमस्टेंस में आपने यहाँ पे बाय किया और अगर स्टॉक इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो अगला ये जोन आपको स्टॉक में देखने मिल सकता है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ना, देखिए यहाँ पे ना एक सेलिंग आया था इस जोन पे पहले। कैसे, देखो यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक घूमा है। तो ये एक आपको लेवल दिख सकता है, प्रोवाइडेड आप इस जोन के ऊपर एक अच्छा सा क्लोजिंग दे देते हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा किसी भी तरीके का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम चाहते हैं कि आप सीखें किस तरीके से स्टॉक्स के प्राइसेस मूव होते हैं। ठीक है, तो एक इसको आप रखिए अपने वॉच लिस्ट में, इसको देखिए आप किस तरीके से मूव करता है। एंड दूसरा स्टॉक है वो बारबेक्यू नेशन। देखिए बारबेक्यू नेशन के केस में क्या हुआ है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ना अच्छी तरीके से पीट के ना ऑल टाइम लो पे आके खड़ा है। अगेन मार्केट में कहा जाता है कि गिरते हुए छुरे को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये एक गिरता हुआ छुरा है, इसको पकड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा करेक्ट करने के बाद, बहुत ज्यादा सेलिंग होने के बाद स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक में एक 290 के लेवल से ना एक रिवर्सल का साइन शो हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं, हम एक यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर जोन पे एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं विथ ये जोन हमारा स्टॉप लॉस, विद लिमिटेड स्टॉप लॉस एक ट्रेड लेके हम ऊपर के लेवल तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। बेसिकली 1:2 का यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। अगेन जैसा कि मैंने मिश्रा जी की जो कमेंट थी उसके बारे में मैंने बात किया, तो स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के हमारे पास वेरियस वेरियस तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि हम स्टॉक्स को, हम वो उन स्टॉक्स को देखें जो अपने लो के आसपास आके एक रिवर्सल दिखा रहे हैं। बिकॉज देखो, कभी भी मार्केट एक तरीके से ऊपर नहीं जाता। मार्केट का तरीका होता है कि एक थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। तो जैसे कि कहते हैं ना, गिरते छुरे को नहीं नहीं पकड़ना चाहिए। तो वो अगर कंपनी अगर बुरा है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, और अगर वैसी कंपनी को आप खरीदते हैं तो दिक्कत हो सकती है। बट बारबेक्यू नेशन अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़े स्टेबल है कंपनी के। तो अगर ऐसी कंपनी को अगर आप करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगेन ये बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। हमारा मकसद ये है कि हम आपको सिखाएं कि किस तरीके से स्टॉक्स को रीड किया जाता है। तो बारबेक्यू नेशन में भी क्या क्या कर सकते हैं आप, एक सेलिंग के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन शो हो रहा है, 2 दिन से एक तगड़ी कैंडल्स बन रही है, अच्छी कैंडल बन रही है, तो आप इस जोन के ऊपर बाय करके ये जोन का लोअर लेवल आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। मतलब यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा के 1:2 के हिसाब से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको ऐड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए। हम आपके कमेंट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे अगले अगले वीडियो में। आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।